फर्स्ट ऑनर्स के बच्चों, मैं डॉक्टर सुमन सिंह मानव भूगोल के बारे में आज चर्चा करने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको मानव भूगोल की परिभाषा और उसके ब्रांचेस सारे के बारे में बताया था। अब इस वीडियो में मैं आपको मानव भूगोल के जो आवश्यक तथ्य हैं उनके बारे में बता रही हूँ। कोई भी विषय जब हम पढ़ते हैं तो उसका अध्ययन क्षेत्र या विषय क्षेत्र जो होता है उसके समस्त तथ्यों को सम्मिलित करके पूर्ण किया जाता है। मानव भूगोल एक विकसित होता हुआ विषय है जिसमें अभी निरंतर नवीन तथ्यों का समावेश हो रहा है, अर्थात मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में निरंतर विस्तार हो रहा है। तो इस आधार पे हम मानव भूगोल को पहले 3 प्रकार के तत्वों का अध्ययन किया जाता है, उसकी बात करते हैं। पहला है मानव वर्ग एवं समाज तथा मानव की क्षमता एवं कार्य। दूसरा है मानव की क्षमता एवं कार्यों का प्राकृतिक वातावरण से समायोजन। और तीसरे नंबर पर है मानव एवं प्राकृतिक वातावरण के तथ्यों में समायोजन के द्वारा बना हुआ सांस्कृतिक वातावरण। अब ये जो 3 तत्व हैं इनमें जैसे पहले आप पढ़ रहे हैं कि मानव वर्ग एवं समाज तथा मानव की क्षमता एवं कार्य, यानी मनुष्य का पहले तो एक वर्ग में जिस तरह का भी कार्य करते हैं उसी के आधार पर उनकी सामाजिक व्यवस्था होती है। सामाजिक व्यवस्था में रहन सहन, जीवन स्तर, ये सब आता है। उसके बाद उस मानव की क्षमता यानी कार्य करने की क्षमता जो है वो कितनी है, कि उसकी कार्य क्षमता प्राथमिक कार्य में कैसी है, द्वितीयक कार्यों में कैसी है, तृतीयक कार्यों में कैसी है। तो मानव वर्ग और उसका समाज, उसके बाद उसकी क्षमता और कार्य, ये एक विस्तृत अध्ययन हो जाता है जो मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। अब दूसरा है मानव की क्षमता एवं कार्यों का प्राकृतिक वातावरण से समायोजन। तो पहले में तो मानव स्वयं, जैसे जनसंख्या, सामाजिक व्यवस्था, इसके बारे में बात कर रहे थे। अब दूसरे में है कि मानव जो है वो प्राकृतिक वातावरण के साथ कैसे समायोजन करता है, यानी जिस भी प्राकृतिक परिवेश में वो रहता है वहाँ पर उसकी क्रियाएं किस प्रकार की है, कि प्राकृतिक वातावरण को नष्ट करके वो अपना जीवन जी रहा है या प्राकृतिक वातावरण को बचाते हुए अपने जीवन यापन की साधन ढूंढ रहा है, या वो एक बीच का रास्ता निकाल रहा है जिसमें थोड़ा वो प्रकृति का उपयोग कर रहा है और थोड़ा वो प्रकृति के साथ चल रहा है। अब इसमें जो ये मानव वातावरण समायोजन जो है वो यही दर्शाता है कि ये जहाँ मानव ने प्रकृति का अधिक विदोहन किया है या प्रकृति से ज़्यादा छेड़छाड़ की है, वहाँ प्रकृति का प्रकोप भी उसको झेलना पड़ा है। और जहाँ मानव ने प्रकृति के साथ समझौता करके उसकी प्रकृति के अनुकूल अपने जीवन यापन को चलाया है, वो एक प्रकृति और मानव का समायोजन कहलाएगा। और एक है कि जैसी प्रकृति है मानव उस प्रकृति के अनुरूप ही ढल गया, जैसे कि हमारी आदिम प्रजातियां हैं जो प्रकृति में कोई चेंज नहीं करती, प्रकृति जैसी है जो उन्हें उपलब्ध करा रही है वो उसी के अनुसार अपना जीवन रखते हैं। अब तीसरा इसमें है कि जब मानव प्राकृतिक वातावरण के साथ समायोजन करता है तो सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण होता है। अब इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे तटीय क्षेत्र के लोग, अब वहाँ पर वो क्या कार्य करते होंगे, मछली पकड़ना उनका प्रमुख व्यवसाय है। तो मछली पकड़ना जिन क्षेत्रों में व्यवसाय के रूप में अपनाया गया है तो वो क्षेत्र कौन से होंगे? पहली बात तटीय क्षेत्र, दूसरी बात वो होगी मछुआरों का समाज। वहाँ उस सामाजिक व्यवस्था में मत्स्य कर्म को ही अधिक प्रधानता दी जा रही होगी, यानी मछली पकड़ना
और मछली पर आधारित जीवन यापन की स्थितियाँ होंगी। वहाँ उनके जितने भी त्योहार रीति रिवाज होंगे वो सारे मछली पकड़ने के व्यवसाय से ही संबंधित होंगे। तो एक नया वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण बना कि वो मछुआरों की सामाजिक स्थिति पर निर्भर होगा। तो इस तरह से जब मनुष्य प्राकृतिक वातावरण के साथ समायोजन करता है तो एक नए सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण होता है। अब मानव भूगोल के विषय क्षेत्र का जो निर्माण है वो मानव और प्राकृतिक वातावरण के साथ समायोजन द्वारा बने सांस्कृतिक वातावरण के तत्वों से मिलकर होता है। जैसा मैंने आपको अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था मछुआरों का, वैसे ही आप देखेंगे कि जहाँ पर लकड़ी काटना एक प्रमुख व्यवसाय है तो आप वहाँ मानेंगे कि जहाँ वन होंगे, जहाँ लकड़ी काटने की आपको परमिशन होगी सरकार के द्वारा, या चोरी छुपे जैसे काटे जाते हैं वो एक अलग होते हैं, लेकिन सघन वन होना आवश्यक है क्योंकि लकड़ी काटने का व्यवसाय जो है वो उन्हीं क्षेत्रों में होगा जहाँ वन होंगे। अब वो लकड़ी जब कट के बाजार में आती है तो एक तो होता है कि लकड़ी काटी और मार्केट में बेची, दूसरा होता है कि लकड़ी काटी और उसका फर्नीचर बनाकर मार्केट में बेचा। तो अब वो एक नई व्यवस्था वहाँ होगी, लकड़ी से विभिन्न वस्तुएं बनाने वाले एक समाज का निर्माण होगा जहाँ प्रत्येक व्यक्ति लकड़ी को काट कर और उसको एक नए रूप में परिवर्तित करके बाजार में बेच रहा है। अब वहाँ जो उनकी सांस्कृतिक परिवेश बनेगा वो कैसा बनेगा कि वहाँ लगभग सभी घरों में, वहाँ जितने भी लोग उस व्यवसाय से संबंधित हैं उनके सब में घर में लकड़ी एक महत्वपूर्ण साधन होगी। उनका जो व्यवसाय है उसी पर उनकी जीवन स्तर कायम होता है। तो उनके जो रीति रिवाज और जो भी कार्य होंगे वो सारे लकड़ी काटने से ही संबंधित होंगे। तो इस तरह से अलग अलग समाजों का निर्माण प्राकृतिक वातावरण से समायोजन करके मनुष्य करता है और सांस्कृतिक वातावरण व्यवसाय के आधार पर, वहाँ रहने वाले लोगों की जनसंख्या के आधार पर, वहाँ जनजाति और प्रजाति के आधार पर, क्योंकि एक ही प्रकार की प्रजाति होगी या एक ही प्रकार की जनजाति होगी तो उनके रीति रिवाज एक जैसे होंगे। तो ऐसे नए सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण होता है और वही सांस्कृतिक वातावरण हम किस में पढ़ेंगे? मानव भूगोल में। अब मानव भूगोल में सांस्कृतिक वातावरण के विकास में मानव को कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और इन कठिनाइयों का जो निराकरण करने के लिए मानव अपनी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए संसाधन उपभोग एवं संसाधन नियोजन करता है। अतः समस्त अध्ययन मानव की उन्नति एवं समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। अब इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि सांस्कृतिक वातावरण को डेवलप होने के लिए आपको कोई ना कोई एक निश्चित व्यवस्था आपको चाहिए। अब वो निश्चित व्यवस्था क्या होगी? जैसे मैंने अभी दोनों एग्जाम्पल आपको दिए प्राथमिक व्यवसाय के, कि लकड़ी काटना या मछली पालना या शिकार करना, आखेट पर जिंदगी, या द्वितीय व्यवसाय की भी व्यवस्था जब होगी तो खनिजों का मिलना। तो ये जो मनुष्य की सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण जो करता है मनुष्य, उसमें वो अपनी आवश्यकताओं का ध्यान रखता है। अब आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए संसाधन उपयोग, यानी उसको यदि प्राथमिक व्यवस्था तक ही सीमित रहना है तो वो प्रकृति के अनुकूल वातावरण का निर्माण करता है। अगर उसे अपने व्यवसाय को इतना बढ़ाना है कि आर्थिकोपार्जन के अतिरिक्त विलासितापूर्ण जीवन भी जी सके तो वो द्वितीय उसमें जाएगा फर्नीचर उद्योग में। और जब वो फर्नीचर उद्योग में जाएगा
जब वो फर्नीचर का निर्माण करेगा और बड़े होएगा तो उसको लकड़ी की आवश्यकता अधिक होगी, तो फिर वो प्रकृति के प्रतिकूल कार्य करेगा। तो ये दोनों ही चीज़ें, संसाधन का उपयोग और संसाधन का नियोजन, दोनों ही मानव पर निर्भर करती हैं और इन दोनों के आधार पर ही मानव की उन्नति और समस्याओं के समाधान किए जाते हैं। अब मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को हम 7 तथ्यों से स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे पहला, जनसंख्या और उसकी विशेषताओं का अध्ययन। दूसरा, वातावरण समायोजन का अध्ययन। तीसरा, सामाजिक भूदृश्यों का अध्ययन। नंबर 4, संसाधन उपभोग तथा संसाधन नियोजन का अध्ययन। नंबर 5, वातावरण के तथ्यों का कालिक विकास क्रम या अनुकरण, यानी समय के अनुसार। और नंबर 6 पे क्षेत्रीय और स्थानिक संगठन। और 7वां है स्थानिक संगठनों के अंतरास्थानिक संबंध। अब इन 7 तत्वों को आप देखोगे तो देखो, सबसे पहले जनसंख्या और उसकी विशेषताएं, यानी जिन भी क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक, कम, मध्यम इस तरह से होगी तो वहाँ की जो वातावरण के साथ समायोजन की स्थिति होगी वो भी आपकी जनसंख्या पर निर्भर करेगी। अधिक जनसंख्या क्षेत्र में अधिक प्राकृतिक वस्तुओं का भी दोहन होगा, तो सांस्कृतिक भूदृश्य जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे? जनसंख्या के आधार पर बनेंगे। फिर संसाधनों का उपभोग और नियोजन, तब वो भी कब होगा? जब जनसंख्या की जागरूकता संसाधनों के प्रति होगी। अधिक विदोहन भी कहाँ होगा? जहाँ वो उद्योग के बारे में जानते हैं। और कम विदोहन और नियोजन कहाँ होगा? जहाँ वो शिक्षित हैं इस बात के बारे में कि संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग हम किस तरह से कर सकते हैं और संसाधनों को बचाया भी कैसे जा सकता है। जब ये सारा हम 4th पॉइंट तक पढ़ लेते हैं तो फिर 5वें नंबर पे जो है वातावरण के तत्वों का कालिक विकास क्रम या अनुकरण, यानी वातावरण के जो तत्व हैं वो काल के अनुसार, समय के अनुसार किस तरह से बने हैं उसके बारे में। और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे क्षेत्रीय स्थानिक संगठन, यानी जहाँ जनसंख्या ने प्रकृति के साथ समायोजन करके संसाधन का उपभोग और नियोजन कर लिया, उसके बाद वहाँ क्षेत्रीय यानी उस क्षेत्र की स्थानिक व्यवस्था कैसी है, वहाँ का उस स्थान का संगठन किस तरह सा है और उन स्थानिक संगठनों पे आपस के अंतर संबंध कैसे हैं। यानी 2 अलग अलग स्थान हैं और वहाँ पर जो लोग, जो जनसंख्या रह रही है, उनका किस तरह का सामूहिक और सांस्कृतिक वातावरण बनता है और अन्य सांस्कृतिक वातावरण के लोगों के साथ उनका किस तरह से संबंध होता है। तो ये 7 तत्व हमारे मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को स्पष्ट करते हैं। अब मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र के संबंध में बहुत से भूगोलवेत्ताओं ने अपने विचार प्रस्तुत करे हैं, जैसे जीन ब्रुन्स हैं, प्रोफेसर हंटिगटन हैं। इन्होंने मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र के बारे में बताया है। जीन ब्रुन्स महोदय ने मानव भूगोल के तत्वों में प्रथम वर्ग के आवश्यक तत्वों में जैसे मिट्टी, अन्न उत्पादन, मकान, सड़कें, दूसरे वर्ग में आवश्यक तत्व वनस्पति जगत, जंतु जगत, मानव की विजय, कृषि और पशुपालन जैसे उसमें। तीसरे वर्ग में इन्होंने कहा कि मिट्टी का विनाशकारी उपयोग, जैसे पौधों और पशुओं का विनाश तथा खनिज का शोषण। चौथे वर्ग में इन्होंने बताया है कि अन्य तत्वों को रखा गया है, जिसमें पृथ्वी की जनसंख्या, वितरण प्रजातियां, आर्थिक क्रियाएं इत्यादि। तो इन्होंने 4 भागों में मानव भूगोल के विषय को स्पष्ट किया है। जैसे पहला मिट्टी, दूसरा इन्होंने कहा वनस्पति जगत, तीसरा कहा पौधे और पशुओं का अधिकाधिक उपयोग जो मानव कर रहा है, और चौथे में इन्होंने कहा कि पृथ्वी पर जो जनसंख्या का वितरण है
वो किस तरह की आर्थिक क्रियाएं करता है, इस तथ्य को चारों में शामिल किया गया है। हंटिंगटन नामक जो अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने मानव भूगोल के तत्वों को 2 वर्गों में बांटा है। जैसे पहला प्राकृतिक वातावरण, दूसरा भौतिक दशाएं। पहला प्राकृतिक वातावरण और भौतिक दशाएं, और दूसरा आपका सांस्कृतिक वातावरण। अब भौतिक दशाओं में इन्होंने कहा कि जैसे पहले तो अक्षांशीय स्थिति, फिर भूमि की बनावट, जलराशियाँ, मिट्टी, खनिज, जलवायु, यानी प्रकृति पर जितनी भी प्रकृति में सम्मिलित हैं चीज़ें, वो जलवायु हो, मिट्टी हो, वनस्पति हो, भौतिक दशाएं हो, इन सबको पहले भाग में इन्होंने शामिल कर लिया, जो कि सारा भौतिक वातावरण में आता है। अब भौतिक वातावरण के साथ जो मानवीय प्रतिक्रियाएं हुई, उनको इन्होंने रखा सांस्कृतिक वातावरण में। जैसे भोजन की आवश्यकता हुई तो मनुष्य ने क्या किया? अन्न उत्पादन किया। आवास की आवश्यकता हुई तो मनुष्य ने क्या किया? मकान बनाए। वस्त्र की आवश्यकता हुई तो मनुष्य ने क्या किया? अपने वस्त्रों को बनाने का कार्य शुरू करा। तो जैसे भौतिक आवश्यकताएं जो भी थी, उनको पूरा करने के लिए जो कार्य मनुष्य ने किए, उसके द्वारा एक सांस्कृतिक वातावरण डेवलप हुआ, जिसमें जैसे आप कहेंगे कि मछली पकड़ना, लकड़ी काटना, खान खोदना, निर्माण उद्योग, व्यापार, इस तरह की चीज़ें उन्होंने शामिल की। ये दोनों का अध्ययन क्षेत्र जो है, वो आपको मैं अलग से भी एक पूरा टॉपिक दूंगी, जिसमें इन दोनों विद्वानों ने मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को स्पष्ट किया है। और आपके कोर्स में इस तरह का प्रश्न अक्सर आता है कि ब्रुन्स महोदय या हंटिंगटन महोदय के अनुसार मानव भूगोल के क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए। तो ये मैं आपको एक अलग से और आपको दे दूंगी। और इसके अलावा मैं आपसे ये कह सकती हूँ कि ये भूगोल का मानव भूगोल का जो अध्ययन क्षेत्र है, उसमें पिछली बार वाले वीडियो को भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। और ये दूसरा है, इसमें भी मैंने काफ़ी सारे तथ्यों को कवर किया है। आप लोग इसको ध्यान से PDF में जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं, उनको ध्यान से पढ़िए। और जहाँ भी आपको समझ नहीं आए, तो चूँकि ग्रुप एडमिन में ही हूँ, मेरा नाम, फ़ोन नंबर उसमें दिया हुआ है, तो आप लोग मुझसे फ़ोन करके कोई भी प्रॉब्लम आपको हो तो आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं। ये टॉपिक यहाँ मैं ख़त्म कर रही हूँ। नेक्स्ट टॉपिक हम फिर से अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़िए। धन्यवाद।